मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी का चार्टर है, मतलब ये कंपनी का एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के वाइटल डिटेल्स रहते हैं, फिर डायरेक्टर्स के क्या पावर्स है, राइट्स है, मेंबर्स के क्या पावर्स है, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोल रहा था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज़ इन फैक्ट इट्स चार्टर, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें वाइटल डिटेल्स वगैरह होते हैं। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का फॉर्म करने का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी विथ विच इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे पावर्स के बारे में भी बताया जाता है कि कौन से डायरेक्टर्स के क्या पावर्स है, मेंबर्स के क्या पावर्स है, इन शॉर्ट कंपनी के क्या पावर्स है, ये सब कुछ मेमोरेंडम में रहता है। इट इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज़ बिल्ट। तो ऑब्वियस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे तुम्हारे कंपनी के वाइटल डिटेल्स से लेके मतलब सब कुछ वहाँ पे रहता है। राइट्स क्या है, पावर्स क्या है, नेम वगैरह, कैपिटल ये सब क्या है, कितना कैपिटल इशूड है, कितना ऑथराइज्ड है, लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ ए वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज़ बिल्ट। अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाने जाते हैं तब मेमोरेंडम को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग जो मेमोरेंडम बनाते हैं, मेमोरेंडम जो हम लोग तैयार करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या बोला? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी फॉर्म किस लिए हुआ है वो भी बोला जाता है। तो क्या बोला? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट्स एक्शंस कैन नॉट गो। और इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बताया जाता है तो उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए क्या स्कोप है कंपनी के पास, ठीक है, क्या पावर्स है कंपनी के पास, ये सब भी यहाँ पे बताया जाता है। फिर क्या है? इट एनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी टू नो व्हाट इट्स पावर्स आर एंड व्हाट एक्टिविटीज़ इट कैन एंगेज इन। अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई भी जो कि कंपनी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो लोग देख सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू शेयर होल्डर्स, फिर कंपनी के क्रेडिटर्स भी जान पाते हैं कि कंपनी के क्या पावर्स है, क्या स्कोप है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, ठीक है ना, और कौन से एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, ये सब वो लोग जान पाते हैं। तो ऑब्वियस है आज अगर तुम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो क्या तुम लोग उस कंपनी के डिटेल्स एक्वायर नहीं करोगे कि उस कंपनी में क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के क्या तरीके अपनाए गए हैं, ये सब तो तुम लोग जानोगे, क्या पावर्स है, ठीक है ना। क्या बोला? मेमोरेंडम इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने तुम लोगों को बोला कि मेमोरेंडम इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein। अब देखो मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी कंपनी में आएंगे, कंपनी के मेंबर्स के तौर पे जो लोग भी आएंगे, कंपनी में घुसेंगे, ऐसा माना जाता है पहले से ही कि उनको तो कंपनी के बारे में नॉलेज होगा ही, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये हर एक के लिए अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियस है तुम लोग अगर किसी कंपनी में जाओगे, उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के तुम लोग उसमें घुसोगे, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, तो इसीलिए तुम लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, ठीक है। फिर क्या बोला? द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पजेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। और देखो शेयर होल्डर्स को भी तो मालूम चलेगा ना, एक बार मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है, तो इसके थ्रू शेयर होल्डर्स को भी तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो किस तरीके से कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है, एंड व्हाट रिस्क ही इज़ टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ने क्या बोला? कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम the provisions contained in the memorandum, however imperative may be the necessity for the departure। देखो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एक और चीज़, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, वहाँ पे तुम लोगों और क्लियर होगा कि ये बताना क्या चाहते हैं। फिलहाल इतना जान लो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी स्कोप बताए गए हैं, जो भी पावर्स बताए गए हैं, उनके बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर
उन प्रेस्क्राइब पावर्स के बाहर जाके कोई काम करता है तो दैट वर्क विल बी वॉइड, इनवैलिड। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जिनके लिए मेमोरेंडम में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उनके बाहर जाके काम करना ज़रूरी है, तो वो अलग बात है। तो वही बोल रहा है, कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेंट इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इम्पेरेटिव मे बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज़ बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट। जैसे कि मैंने बोला कि मेमोरेंडम में जो पावर्स बताए गए हैं, जो स्कोप बताए गए हैं, उनके अंदर रह के तुम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी वैलिड। लेकिन पावर्स जो बताए गए हैं, जो स्कोप बताए गए हैं, उनके बाहर जाके अगर तुम लोग कोई काम करोगे तो दोज वर्क विल बी इनवैलिड। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड वॉइड। अगर ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, तो वो काम या वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। मेमोरेंडम में जो भी प्रेस्क्राइब प्रोविजंस हैं, जो भी स्कोप है, पावर्स हैं, उनके बाहर जाके कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, नेसेसिटी है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग पावर्स के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो काम, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। ये जो पैरा है इसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एज पर सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी ड्रॉन अप इन सच फॉर्म एज इज गिवन इन टेबल्स A, B, C, D एंड E इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ये जो टेबल A, B, C, D, E में जो जिस तरीके से बताया गया, जो फॉर्मेट बताया गया है, जो फॉर्म्स बताए गए हैं, उन हिसाब से हम लोग भरेंगे। तो क्या बोले, टेबल ए किस चीज़ का फॉर्म है? टेबल ए इज़ अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल ए जो है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उनका फॉर्म है। टेबल बी क्या है? इज़ अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो टेबल ए किनका है? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। टेबल सी जो है वो कौन सी कंपनी का फॉर्म है? लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल डी जो है इज़ अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। तो फिर से टेबल ए लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए टेबल ए फॉर्म है। टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट बाय शेयर कैपिटल। टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी एंड बाय शेयर एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी फॉर अनलिमिटेड कंपनीज। टेबल ई is a form for memorandum of association for an unlimited company and having share capital। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इससे याद हो जाएगा। टेबल ए फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी फॉर लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी फॉर अनलिमिटेड कंपनी। टेबल ई फॉर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स। मतलब ये जो भी फॉर्म्स है, देखो एक्चुअल में ये फॉर्म्स है, फॉर्मेट भी बोल सकते हो, तो इसी हिसाब से बनाना है। एक एक कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म या फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्या बोला था? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी एज क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। देखो, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। नॉर्मली मैंने बोला कि कुछ वाइटल डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स क्या क्या हो सकते हैं? नेम, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, फोर्थ कैपिटल क्या है, कितना ऑथराइज, कितना इशूड, कितना सब्सक्राइब, ये सब। और फिर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ये सारे नॉर्मली कुछ वाइटल डिटेल्स होते हैं कंपनी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम क्या बोला था? मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, जो कि नेम क्लॉज में होता है, विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो सबसे पहला क्लॉज आता है वो है नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम रहता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वर्ड लिमिटेड लगाना पड़ेगा नाम के बगल में। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। सपोज एक्स लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में हम लोग ये लिमिटेड वर्ड यूज़ करेंगे। सपोज वाई प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के केस में हम लोग ये
प्राइवेट लिमिटेड ऐड करेंगे। समझ में आया? फिर क्या बोला, द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज इलेक्टोरल ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो, जो सेक्शन 8 वाले कंपनीज़ होते हैं, मतलब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज़ वगैरह होते हैं, वो लोग सेक्शन 8 के अंडर पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको सेक्शन मैंने गलत बोला, जो सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं उनमें जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज़, ये सब आते हैं सेक्शन 8 के अंडर पे। तो जो सेक्शन 8 वाले कंपनीज़ हैं उनके नाम के बाद हम लोग इलेक्टोरल ट्रस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला, फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट द नेम शैल इंक्लूड द वर्ड्स फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक। और क्या बोल रहा है कि सेक्शन 8 वाले जो कंपनीज़ हैं उनके नाम के साथ हम लोग और भी कई सारे वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फोरम हो गया, एसोसिएशन हो गया, फेडरेशन हो गया, चेम्बर्स हो गया, ये सब। As per MCA, Ministry of Corporate Affairs, notification dated 5th June 2015, a government company's name must end with the word limited. ठीक है। In case of one person company, the words one person company should be included in its name. अच्छा, तो नेम क्लॉज में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? नेम क्लॉज में पहला जो हम लोगों ने सीखा कि इसमें कंपनी का नाम रहता है। ठीक है। और क्या सीखा? अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा कंपनी के नाम के बगल में। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा कंपनी के नाम के बगल में। अगर सेक्शन 8 वाले कंपनीज़ हैं जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब हो गए, अगर ये कंपनीज़ है तो इनके नाम के बगल में इलेक्टोरल ट्रस्ट, फोरम, फेडरेशन, चेम्बर्स, ये सब हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज़ के केस में हम लोगों को लिमिटेड वर्ड ही लगाना पड़ेगा। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उनके नाम के बगल में 1 पर्सन कंपनी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। ये कौन से क्लॉज में होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसको सिचुएशन क्लॉज भी बोला जाता है। अच्छा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहेगा? तुम्हारा कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्वियसली कंपनी किस लिए तैयार किया है तुमने वो लिखा हुआ रहेगा। तो क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या रहता है, किस वजह से हम लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है। और क्या, इफ एनी कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स एक्टिविटीज़ विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड इन इट्स रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स एक्टिविटीज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम। क्या बोला, अगर कंपनी ने, अगर जो नाम है कंपनी का, अगर कंपनी ने उसके जो एक्टिविटीज़ है उसको चेंज कर लिया और वो जो एक्टिविटीज़ है वो उनके नाम में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देखो, कोई भी कंपनी अगर कुछ नाम रखता है तो एटलीस्ट उसके नाम से कुछ तो पता चलना चाहिए कि ये किस चीज़ का कंपनी है। तो अगर उस कंपनी ने नाम के हिसाब से अपने एक्टिविटीज़ को ही चेंज कर लिया, जिससे कि नाम का, कंपनी के नाम का और कंपनी के एक्टिविटीज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर कंपनी को उसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। कौन से डेट से कितने दिनों तक, कितने दिनों के अंदर? जिस डेट में कंपनी ने अपने एक्टिविटीज़ को चेंज किया उस डेट से 6 months के अंदर अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करे कि कंपनी किस चीज़ से काम कर रहा है। तो वही बोले, इफ एनी कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स एक्टिविटीज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम। नेक्स्ट क्या है? लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड ऑल्सो स्टेट इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाई देम। देखो, अब लाइबिलिटी क्लॉज में क्या बोला जाता है कि तुम्हारी कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये वहाँ पे बताया जाता है। अब अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाई शेयर्स है या लिमिटेड बाई गारंटी है। ठीक है। अच्छा, तो लिमिटेड बाई शेयर्स अगर है तो वहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ रहता है कि मेंबर्स के जो लाइबिलिटीज़ है वो कितने अमाउंट तक के लिए वो लोग लाइबल है। समझ में आया? जैसे कि मैं बता दूँ, सपोज़ कि एक्स नाम के एक मेंबर ने अपने कंपनी के 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच खरीदा है, लेकिन पेमेंट पूरा नहीं किया है।
पेमेंट उन्होंने 1000 शेयर्स के लिए किया है, 1000 शेयर्स के लिए यानी 10,000 रुपया दिया है। तो इसका मतलब एक्स अभी भी लायबल है, लेकिन कितने अमाउंट तक के लिए लायबल है? 90,000। कैसे? 10,000 शेयर्स का पैसा उसने ऑलरेडी कंपनी को दे दिया, यानी उसको अभी और 9,000 शेयर्स का पैसा एट द रेट ऑफ 10 ईच यानी 90,000 अभी और कंपनी को पे करना है। तो इसका मतलब एक्स जो है रिमेनिंग 9,000 शेयर्स के अमाउंट पे यानी 90,000 रुपीज़ के लिए लायबल होगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ठीक है, और क्या है? अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member as the case may be, and to the costs, charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of the contributories among themselves। देखो, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स जो है कुछ अमाउंट तक का गारंटी देते हैं कि जब कंपनी बंद होगा या फिर जब हम लोग कंपनी छोड़ के जाएंगे तब हम लोग इतना अमाउंट पे करेंगे। समझ में आया? तो लिमिटेड बाय गारंटी के लिए मेंबर्स जो है कितने हद तक लायबल होते हैं? जितना उन्होंने गारंटी दिया है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे वो लोग पे करेंगे या कंपनी जब छोड़ के जाएंगे तब वो लोग पे करेंगे, ठीक है, उतने का ही वो लोग लायबल होते हैं। तो क्या बोले? इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी बंद होगा तब उन्होंने जितना जितना अपने हिस्से का गारंटी दिया है कि इतने कंपनी के एसेट्स पे इतना कंट्रीब्यूट करेंगे जब कंपनी बंद होगा, या फिर अगर कंपनी बंद होने के पहले वो लोग कंपनी छोड़ के चले गए तो कंपनी छोड़ के जाने से 1 साल के अंदर उनको अपना गारंटीड अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग भले ही छोड़ के चले गए हो लेकिन कंपनी तो लायबल होगा ना कुछ डेप्ट्स के लिए, कुछ लाइबिलिटीज़ के लिए, तो उन्हें तो चुकाना है। तो उन्हें चुकाने के लिए लायबल कौन है? मेंबर्स। भले ही मेंबर छोड़ के चला जाए कंपनी, फिर भी उसको अपना गारंटीड अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा जिससे कि कंपनी अपना डेप्ट्स वगैरह निपटा पाए। ठीक है, और क्या बोल रहा है? मेंबर ने वाइंडिंग अप के टाइम पे खर्चों का भी जितना गारंटी दिया है कि हम लोग इतने इतने का खर्चे का गारंटी लेते हैं तो वो भी उतने अमाउंट के लिए वो लोग लायबल रहेंगे। तो इसका मतलब किस किस अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे? जितना उन्होंने गारंटी दिया है टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, या फिर जब वो लोग छोड़ के जाएंगे कंपनी तब, और कितना जितना उन्होंने गारंटी दिया है कि कंपनी जब बंद होगा तब वो लोग कंपनी का एक्सपेंस इतना अमाउंट का उठाएंगे तो उतने अमाउंट के लिए वो लोग लायबल होंगे। नेक्स्ट क्या बोला था? अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने बोला कि कैपिटल क्लॉज में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बताया जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो फर्दर मैं और तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो देखो, कैपिटल क्लॉज में क्या बताया जाता है? अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक इंडिकेटेड अपोज्ड देयर नेम्स विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। देखो, पहला तो ऑथराइज्ड कैपिटल बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कितना इशूड कैपिटल है, ये भी बताना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज में। फिर क्या बोल रहा है? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल निड नॉट हैव दिस क्लॉज। जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, जिन्होंने शेयर्स इशू नहीं किया है, जिन्होंने कुछ भी ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं बनाया है, उनके लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है द डिज़ायर ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज। एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken up by him। देखो, एक और क्या है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, उसके लिए भी एक क्लॉज जो है बनाया गया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मेमोरेंडम जो है वो एसोसिएशन क्लॉज से ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, और हर एक सब्सक्राइबर जो है वो एटलीस्ट 1 शेयर तो सब्सक्राइब उसको करके रखना ही चाहिए, जो कि वो अपने नाम के बगल में लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने लिए हैं। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? देखो, In the case of OPC, the name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company। अब अगर देखो 1 पर्सन कंपनी है तो फिर मेमोरेंडम में तो नॉमिनी का भी नाम लिखना पड़ेगा।
कि ओनर के डेथ के बाद कौन कंपनी को टेक ओवर करेगा, ठीक है। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कंसेक्यूटिव। अब देखो यहाँ पे मेमोरेंडम का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो बताया है कि जो मेमोरेंडम है वो प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 7 लोगों का साइन उसमें होना चाहिए, जिसमें प्राइवेट कंपनी के केस में तो 2 रहेंगे और 1 पर्सन के केस में 1 रहेंगे। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर्स। और देखो 7 लोग तो साइन करेंगे पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट के केस में 2, 1 पर्सन के केस में 1 साइन करेंगे, लेकिन एक विटनेस के सामने जो अपना सिग्नेचर भी देगा। The particulars about the signatories to the memorandum as well as the witness as to their address, description, occupation etc. must also be entered। अब देखो जो लोग साइन करेंगे उनका भी नेम, एड्रेस ये सब देना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बोले, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। अब देखो क्योंकि एक कंपनी जो है लीगल पर्सन है, इसीलिए वो अपने एजेंट के थ्रू भी मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर सकता है। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम एज ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक माइनर कभी भी मेमोरेंडम का सिग्नेटरी नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है कि माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर इज़ नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। द गार्जियन ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अगर माइनर के बिहाफ में माइनर का गार्जियन जो है वो साइन करता भी है तो ऐसा माना जाएगा कि गार्जियन अपने पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर साइन कर रहा है, माइनर किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला था, अबव क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम आर कॉल्ड कंपल्सरी क्लॉजेज, ठीक है, इसको तुम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। द इन एडिशन टू दिस द मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल राइट्स, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके ही मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को तोड़ के मेमोरेंडम नहीं बना सकते हो। इफ इट डज द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट। सिमिलरली ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। ये था पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में बताऊंगी।